चलिए फाइन, लिखिए इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ये न्यूक्लियर फिजिक्स है। न्यूक्लियर बॉम्ब वही बना रहे थे हम लोग। क्या क्या बोला आईडी? लास्ट कॉलर 5 मिनट। हाँ, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्ट्रेस्ड वायर। कतई सिंपल, वायर है, स्ट्रेच हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए मान लो, फोर्स कितना लगाया? एफ। हाँ, बना लो। अच्छा वो इस टाइम पे अपना यही चैप्टर चल रहा था, अदरवाइज कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा था तो इश्यू होता। ये 3 मार्क का चैप्टर है बस। हाँ बस, हाँ 3 या मैक्स टू मैक्स 4, 3 का ही आता है। देखिए ना, जहां पे आपको फोकस है थोड़ा सा, जहां पे आपको एनर्जी का कॉन्सेप्ट पढ़ना होता है, वहां पे सबसे पहली चीज ये होती है कि एनर्जी के कॉन्सेप्ट पढ़ने का कॉन्सेप्ट आता है वर्क डन। अपन कहते हैं कि कुछ अपन ने किया, जिसके लिए अपन को काम करना पड़ा, और वही काम किसके फॉर्म में स्टोर हो गया? पोटेंशियल एनर्जी या एनर्जी के फॉर्म। सो वर्क डन स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। आप इस वायर को क्या कर रहे हो? स्ट्रेच। ठीक, स्ट्रेच कर रहे हो तो इसमें अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, जिसको कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। उस रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट आप वर्क कर रहे हो। क्या कर रहे हो? वर्क। समझना, इफ यू आर स्ट्रेचिंग दिस वायर देन यू आर डूइंग द वर्क ऑन दिस वायर अगेंस्ट व्हाट? अगेंस्ट द रिस्टोरिंग फोर्स, राइट? सो आप जो वर्क कर रहे हो वो आप निकालोगे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इन द वायर? डेल। ठीक, जब तक ये डिस्प्लेसमेंट नहीं था तब तक रिस्टोरिंग फोर्स कितना था? 0। जैसे ही ये डिस्प्लेसमेंट हुआ तो रिस्टोरिंग फोर्स कितना हो गया? F, विच इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। तो पूरी प्रोसेस में अगर एवरेज फोर्स निकाला जाए तो वो अपन कहते हैं कि एवरेज निकालने के लिए 0 प्लस F अपॉन 2। सो दिस इज द एवरेज फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर। And if you want to calculate the work done, then W is equals to force into displacement, and this work done will be stored in the form of energy. लो हो गया। बस एक यहां पे थोड़ा सा आपको देखने में अटपटा सा लग रहा होगा, F अपॉन 2। मुझे भी पता, मुझे भी लगा था। बट दे आर टेकिंग द एवरेज फोर्स। कैसा फोर्स ले रहे हैं वो? एवरेज।
क्योंकि पूरी प्रोसेस का फोर्स उठाना है। तो आधी प्रोसेस में रिस्टोरिंग फोर्स 0 था, जब तक आपके वायर में कोई भी स्ट्रेचिंग नहीं आई। फिर जैसी स्ट्रेचिंग आई, तो स्ट्रेचिंग जब हुई तो अपन विद इन द इलास्टिक लिमिट पढ़ रहे हैं, तो रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। कितना हो गया? F, तो 0 प्लस F अपॉन 2। सो F अपॉन 2 इज द एवरेज फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर। एंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वायर? del L। सो दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका क्या निकल के आ जाएगा? वर्क। एंड दिस वर्क विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द वायर, राइट? सो F अपॉन 2 इंटू del L, F अपॉन 2 इंटू del L। एक और तरीका इसको लिखने का देखो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है? A, और टोटल लेंथ वायर की क्या है? L। ठीक, आई कैन राइट F अपॉन A इंटू del L अपॉन L। दो एक्स्ट्रा ले लिए, A एक्स्ट्रा ले लिया और L एक्स्ट्रा, तो यहां पे A और L का क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। साथ में क्या चल रहा है? 1 अपॉन 2। देख सकते कि नहीं? A और L का मल्टीप्लाई, A और L से डिवाइड। ठीक, F अपॉन A स्ट्रेस, del L अपॉन L स्ट्रेन। एक फॉर्मूला ये भी है, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। एंड AL वॉल्यूम, एरिया इंटू लेंथ क्या होता? वॉल्यूम इज इक्वल्स टू E। यहां से फॉर्मूला निकल सकता है एनर्जी डेंसिटी का। किसका? एनर्जी डेंसिटी। एनीवन हु कैन एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी डेंसिटी? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। कोई भी चीज की डेंसिटी क्या होती है? पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। मास डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम, राइट? सो डेंसिटी मतलब पर यूनिट वॉल्यूम। इस वॉल्यूम को उठा के यहां डिवाइड कर दो। सो E अपॉन वॉल्यूम क्या बचेगा? ये, दिस इज द फॉर्मूला फॉर एनर्जी डेंसिटी। और यंग्स मॉडुलस के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे? स्ट्रेस से डिवाइड करो, सॉरी स्ट्रेन से डिवाइड करो, स्ट्रेन से मल्टीप्लाई। तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन क्या बन जाएगा? वाई। यंग्स मॉडुलस यू कैन राइट हाफ वाई इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर। नहीं कह सकते? हाँ, मैंने कहा इस फॉर्मूले को स्ट्रेन से डिवाइड करो और स्ट्रेन से क्या कर दो? मल्टीप्लाई। तो स्ट्रेस यहां पे लिख दोगे क्या? स्ट्रेन, और यहां पे एक और स्ट्रेन बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ा दिया। सो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन क्या बन जाएगा? वाई। यंग्स मॉडुलस अपनी कॉपी में देख लो। यंग्स मॉडुलस इज द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस या नॉर्मल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो वायर में क्या हो रहा है? देखो ना, लॉन्गिट्यूडनली तो हो रहा है, तो यहां से क्या निकल के आएगा? वाई। यंग्स मॉडुलस यू कैन राइट हाफ वाई इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर। क्लियर टू एवरीवन? हाँ, क्या कह रहे हैं? ये हाँ ठीक है। देखो, जैसे मान लो जब वायर में स्ट्रेचिंग नहीं हुई तब भी आप फोर्स लगा रहे थे, तो उस टाइम पे जब तक स्ट्रेचिंग नहीं हुई थी रिस्टोरिंग फोर्स कितना था? 0। प्रोसेस में हो तब भी थे। जैसी स्ट्रेचिंग हो गई तो रिस्टोरिंग फोर्स लगने लगा, और एक टाइम के बाद वो रिस्टोरिंग फोर्स किसकी इक्वल हो गया? अप्लाइड फोर्स की इक्वल। तो अगर एवरेज फोर्स निकालना है तो पहले 0 भी तो था, 0 प्लस F अपॉन 2 करोगे एवरेज निकालने के लिए। दैट्स वाई जो फोर्स आएगा वो कितना आएगा? F अपॉन 2। तो एक यहां से एक और फॉर्मूला जाएगा, हाफ वाई इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर। क्लियर? दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। यहां से एक और कॉन्सेप्ट बनता है पॉइजन्स रेशियो का। किसका? पॉइजन्स रेशियो। ये भी आपके कोर्स में है। पॉइजन्स रेशियो क्या होगा? देखो, मान लो ये वायर था, तुमने इस वायर को क्या किया? स्ट्रेच। तो कितना चेंज आया लेंथ में? डबल। मान लो इस वायर की पहले इनिशियल रेडियस क्या थी? R। जैसे ही आप वायर को स्ट्रेच करोगे इस वायर की रेडियस डिक्रीज होगी कि इंक्रीज? एनीवन? अगर मैं इस वायर को स्ट्रेच करूं तो लेंथ में तो इंक्रीज आ रहा है, del L। व्हाट अबाउट द रेडियस? अगर इसकी इनिशियल रेडियस R थी तो अब जो रेडियस होगी वो कम होगी कि ज्यादा? कम हो जाएगी। स्वाभाविक सी बात है, मान रहे हो लेंथ बढ़ रही है तो जो चौड़ाई है वो क्या होगी? कम।
तो यही जो रेडियस में डिक्रीमेंट आया उसको आप लिख सकते हो माइनस डेल आर अपॉन आर, और जो लेंथ में इंक्रीमेंट आया उसको लिख सकते हो डेल एल अपॉन एल। इन दोनों का रेशियो क्या कहलाता है? पॉइजन्स रेशियो। ये जो रेडियस में डिक्रीमेंट आया है इस स्ट्रेन को कहते हैं लेटरल स्ट्रेन। कौन सा स्ट्रेन है ये? लेटरल स्ट्रेन। ये वाला कौन सा स्ट्रेन है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। So the ratio of lateral strain to the longitudinal strain gives the Poisson's ratio. What is the unit of Poisson's ratio? Azmi, Alifa. एक और है अजमी। हाँ अलिफा। What is the unit of Poisson's ratio? देखो क्या आनी चाहिए? ये लिखा Poisson's ratio, यहां से यूनिट निकालो, क्या आएगी? इट इज यूनिटलेस। इट इज कोई यूनिट नहीं है। आर की मीटर सो आर की मीटर कैंसल, एल की मीटर सो एल की मीटर कैंसल, सबकी कैंसल, कोई यूनिट आई नहीं। पॉइजन्स रेशियो हैव नो यूनिट, राइट? फिर से समझिए, पॉइजन्स रेशियो में आप एक वायर को स्ट्रेच कर रहे हो, उसकी लेंथ क्या होगी? बढ़ेगी। तो वो जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था उसकी रेडियस क्या होगी? कम। So change in the radius to the original radius is called lateral strain, and change in the length to the original length is called longitudinal strain. The ratio of both will give you Poisson's ratio. Clear? Okay. लिखिए। When a wire is stretched, when a wire is stretched, work is done against the internal restoring force. Work is done against the internal restoring force. Full stop. This work appears as elastic potential energy. This work appears as elastic potential energy. Para change. Consider a wire of length L and area of cross section A, small a. Consider a wire of length L, कोई भी L ले सकते हो, छोटी बड़ी जो आपकी मर्जी, जो लोगे वही डेल L लेना, छोटी बड़ी। Consider a wire of length L and area of cross section. Full stop. Initially, the restoring force was 0. Initially, the restoring force was 0, but when length increased by del L, but when length increased by del L, comma, force becomes F. Force becomes F. ब्रैकेट में अप्लाइड फोर्स।
अप्लाइड फोर्स, ठीक, वाला चेंज लिखो। एवरेज इंटरनल फोर्स, एवरेज इंटरनल फोर्स इक्वल टू 0 प्लस एफ अपॉन 2, एफ अपॉन 2। पैरा चेंज, वर्क डन is equals to F upon 2 into del L. This stored as EP, elastic potential energy. U से डिनोट कर। This stored as elastic potential energy, U is equals to F upon 2 into del L. अगला स्टेप लिख लो ये वाला, ये दोनों। हाँ अभी लिखवा रहा, यहां तक लिख लिया। लिखो देयरफॉर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और एनर्जी डेंसिटी और एनर्जी डेंसिटी is equals to U upon AL is equals to half stress strain. और इसी को ऊपर लिख लो एक और फॉर्मूला, इज इक्वल्स टू हाफ वाई इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर, हाफ वाई इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर। फुल स्टॉप। क्या करे बेटा, ये लिख लिया, उसके बाद ये लिखा, बस इसके बाद डायरेक्ट ये लिख दिया। हाँ डायरेक्ट, तुम्हें पता है y कहां से आ गया, y इज द यंग्स मॉडुलस जो होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो एक स्ट्रेन से डिवाइड किया, एक से मल्टीप्लाई, तब तो आया। हेडिंग Poisson's ratio. When a deforming force acts on the length, on the wire
of length on the wire of length L and radius R, दोनों कैपिटल ले लेना, length L and radius R, comma, the length increases by del L, the length increases by del L and the radius decreases by del R. Length increases by del L and the radius decreases by del R. Full stop. Para change. Two types of strain are produced. Two types of strains are produced. Number one, longitudinal strain is equals to del L upon L. Number two, lateral strain is equals to minus del R upon R. नेगेटिव साइन क्या सिग्निफाई करता है आपको पता है? Therefore, Poisson's ratio sigma is equals to lateral strain upon longitudinal strain. del R upon del L upon L आता, उल्टा कर दिया, रेसिप्रोकल हो गया तो मल्टीप्लाई में आ गया. हो गया. एप्लीकेशंस हेडिंग क्या हो गया बेटा? हाँ हाँ, रेसिप्रोकल करने का इनटू है. इसका मतलब change in radius upon change in radius with respect to चेंज इन रेडियस. ये del R upon R के है. हाँ, चेंज डिक्रीज इन रेडियस विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिनल रेडियस, del R अपॉन माइनस del R. या हाँ हाँ, यही क्यों लिया? और किस में डिक्रीज हो रहा है? रेडियस और लेंथ के अलावा और वायर में क्या डिक्रीज हो रहा है बताओ? अगर आप सिर्फ लॉन्गिट्यूडनली डील करोगे तो सिर्फ दो ही लेंथ है जो चेंज होगी, इधर रेडियस और क्योंकि सिलेंडर है ना. Applications of elasticity. Another formality. लिख लो 3-4. नंबर 1, देखो क्या रहता है कि जब बोर्ड पेपर बनाता है, कोई एक अथॉरिटी सेट करती है तो उसके फिक्स रहते हैं. इसमें क्या होता है कि ये सब चीजें इसलिए इंपॉर्टेंट है. आना 3 नंबर का है, 4 नंबर का. अब मान लो एक आध क्वेश्चन यहां वहां से दे दिया. वैसे मोस्ट टू मोस्ट चांस है कि सिर्फ और सिर्फ रिलेशन, सिर्फ कर्व आपने पढ़ा है ना, वो आता है, हमेशा वो आता है, बिकॉज वो इंपॉर्टेंट है. कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो उस कर्व से बनेगा. उसके बाद सेकेंडली अगर आएगा तो यंग्स मॉडुलस का न्यूमेरिकल, क्योंकि फॉर्मूला आपको पता है, एफ अपॉन ए में पाई आर स्क्वायर लेना पड़ेगा और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन में del L अपॉन एल ले ही सकते. सो एफ अपॉन ए अपॉन del L अपॉन एल निकल आएगा वहां से. तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते. बाकी लिख लो. नंबर 1, द मेटेलिक पार्ट्स ऑफ द मशीनरी
are never subjected, metallic parts of the machinery are never subjected to a stress beyond elastic limit. हाँ, पूछो बेटे इसके बाद. Machinery are never subjected to a stress beyond elastic limit. Full stop. Otherwise, they will get permanently deformed. They will get permanently deformed. Full stop. नंबर 2, ये समझ में आया. देखो, आप किसी भी मटेरियल पे अगर डिफॉर्मिंग फोर्स इलास्टिक लिमिट से ज्यादा लगाओगे तो फिर वो अपना शेप परमानेंटली डिफॉर्म कर लेता है. इट विल नॉट रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज. तो अगर कोई भी मशीनरी के पार्ट्स हैं वो दबे रहते हैं बीच में, आपने नट बोल्ट देखा है, तो अगर उसको फोर्स दोनों तरफ से और ज्यादा लगे तो फिर वो खराब हो जाएगा, वो अपने शेप को रिस्टोर नहीं कर पाएगा. तो आपको एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ स्ट्रेस उसको देना है. नंबर 2, द ब्रिजेस आर डिजाइंड in such a way that they do not bend much, bend much or break under the load of heavy traffic. फुल स्टॉप. यहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये एप्लीकेशन. ब्रिजेस आप देखते हो कब टूटते हैं, जब औकात से ज्यादा ट्रैफिक उससे कॉन्टिन्यूअस टाइम तक निकले, तो धीरे धीरे डिफॉर्मेशन क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है, एंड अल्टीमेटली इट ब्रेक्स. तो बहुत ज्यादा इलास्टिक लिमिट को ध्यान में रखते हुए ब्रिजेस को बनाया जाता है, सो दैट एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ट्रैफिक वो क्या कर सके, हैंडल. और जब उस पे से वो ट्रैफिक निकल जाए तो वो अपने ओरिजिनल शेप और साइज को फिर से क्या कर ले, ठीक है. अगर डिफॉर्म होता जाएगा तो क्या हो जाएगा, ब्रेक. यहीं पे एक और कॉन्सेप्ट आता है इलास्टिक फैटिग का. तुमने देखा होगा ब्रिजेस कुछ टाइम के बाद यूज करने के बाद उनको छोड़ दिया जाता है, नए ब्रिजेस बनाए जाते हैं. ट्रेन रेलवे ब्रिजेस आपने देखे होंगे. चलो, वन ऑफ द रीजन इज द मैन्युफैक्चरिंग. फाइन, आप मैन्युफैक्चराइजेशन बढ़ा रहे हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा रहे हो. सेकेंड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन इज इलास्टिक फैटिग. किसी भी चीज से, जैसे किसी भी स्प्रिंग है, उस स्प्रिंग को तुम बार बार तानोगे तो एक टाइम के बाद ढीली पड़ जाएगी. फिर उसको कुछ टाइम के लिए रख दोगे तो वो मोस्ट प्रोबेबली फिर से वैसी हो जाती. लेकिन अगर उसको बार बार यूज करते रहते तो वो ढीली पड़ जाती. सेम हैपेंस विद द ब्रिज. ब्रिज को कॉन्टिन्यूअस लॉन्ग टाइम तक यूज करते रहने से उनमें क्या जाता है, इलास्टिक फैटिग. फैटिग का मतलब थकना. ब्रिजेस थक जाते, इलास्टिसिटी उनकी क्या बढ़ जाती है, वीक. तो आप उनको कुछ टाइम के लिए क्या कर देते हो, छोड़ देते. हमारे यहां यह होता है कि परमानेंटली छोड़ देते हैं और नए ब्रिजेस बना लेते हैं, बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग भी बहुत पुरानी हो चुकी रहती है. सो ब्रिजेस में बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है इसका. नंबर 3, द थिकनेस ऑफ द मेटेलिक रोप. The thickness of the metallic rope used in the crane. crane, CRANE. तो देखे होंगे मोटे मोटे लोहे के वायर्स
लगे रहते हैं. ओके, यूज्ड इन द क्रेन इन ऑर्डर टू लिफ्ट a given load is decided, lift a given load is decided on the knowledge of elastic limit, on the knowledge of elastic limit of the material. ठीक, कैसे? देखो, थिकनेस एफ अपॉन ए को लिख सकते हो पाई आर स्क्वायर. ये क्या है आपका स्ट्रेस, राइट? तो यहां से आप अपनी इलास्टिक लिमिट सेट करो कि मान लो तुम्हें कितने का वेट उठाना, 100 kg. कितने का उठाना? 100 kg. एफ इज इक्वल टू एम जी, कितना हो जाएगा? 100. ठीक, तो यहां से आप आर निकाल सकते हो कि आप कितनी रेडियस रखो तो आपकी बॉडी 100 kg का वेट उठा सकते. अगर आप उससे ज्यादा वेट उठाते हो तो समझ में नहीं आएगा आपको. लेकिन वायर में क्या होना चालू हो जाएगा? एलोंगेशन. वायर स्ट्रेच होना चालू हो जाएगा और एक टाइम के बाद अगर आप उतना वेट उठाते रहोगे तो वायर क्या हो जाएगा? टूट जाएगा. तो आपको अगर इलास्टिक लिमिट सेट करनी है क्रेन की तो क्या डिजाइन करोगे? उसकी रेडियस. क्या डिजाइन करोगे? रेडियस. रेडियस डिजाइन करके अपन पता कर सकते कि ये कितना स्ट्रेस उठा सकते, राइट? सो यू हैव टू डिजाइन दिस. फाइन, और लिखिए. नहीं, बस तीनों है. नहीं, तीनों है बस. अरे अभी तो टाइम है, तो ये 2 डेफिनेशन और लिख लो. क्या पता पूछ ले, आज तक पूछा नहीं है. लिखवा दे, रहने दे, लिखवा दे. देखो, इलास्टिक फैटीग. इलास्टिक, कल से इंपॉर्टेंट चैप्टर चालू करने वाला हूं, लिक्विड. इसमें नहीं है, नहीं आएगा कुछ, जस्ट डोंट वरी. इसका ले लेंगे साथ में किसी के. इलास्टिक फैटीग, इट इज द प्रॉपर्टी दस से शुरू हो जाना चाहिए था अपना लिक्विड. कितनी तारीख हो गई आज? 13. 14 से शुरू होगा, फिर भी हो जाए, वो तो सब जाएगा. दिवाली पे क्लास लगाएंगे अपन, सुबह से किसके यहाँ पे? अरे मजाक कर रहे हैं यार, बहुत कोर्स हो गया. रो मत, रो मत. इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन इलास्टिक, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन इलास्टिक बॉडी, of an elastic body by virtue of which जो सब्सक्रिप्शन से कर रहे थे उनसे पूछो, अभी लॉज ऑफ मोशन पे भी नहीं पहुंचे. लोग का बहुत हो गया और उससे ज्यादा रेगुलरिटी से आपने पढ़ा. वो लोग बैकलॉग्स के साथ टेंशन ले लेके, मैं समझाता हूं, मानते नहीं बच्चे. इशू नहीं है, दे कैन कम इन 12th, आ जाते हैं 12th में, आते ही है, क्योंकि वही 70 और 70 से इस बार 120 हुए, मतलब कितने 40 बच्चे एक्स्ट्रा है. ठीक, होता यह है कि अब 11वीं तो बर्बाद हो गई, अब वो तो कोई नहीं सुधार सकता. चलो उसका जो 12th में यूज है वो हम बता देंगे बेसिक्स का. आप जब कॉम्पिटिटिव की प्रिपरेशन के लिए जाओगे, वो वहां ये समझते हैं कि आप 11वीं 12वीं करके आए, तो वो तो अपनी स्पीड से पढ़ाते हैं. उनको क्या पता वो स्केलर वेक्टर प्रोडक्ट डायरेक्ट यूज कर रहे हैं, आपको नहीं पता क्या होता है. उनको पता है क्या? नहीं. इफ यू इवन गो इन द एलएन, उनके नंबर ऑफ आवर्स फिक्स है.
इवन आप अभी जो बच्चा कोई गया हो 10th के बाद, ये श्रेयांशी लोग गई हैं, उनसे पूछना, शुरू के 4 महीने रेंगते हैं वो लोग। क्या करते हैं? रेंगते हैं। और रेंगने के बाद डायरेक्ट एरोप्लेन में बिठाते हैं, ठीक है, क्योंकि कंप्लीट तो उनको भी करना है। उस चक्कर में आपकी प्रिपरेशन बन जाती है लॉन्ग टर्म। आपके पेरेंट्स को जो 1 साल के लिए 7 या 6 लाख रुपए एफोर्ड कर सकते हैं विद कोचिंग और आपकी रहने की फीस, मैक्स टू मैक्स 5 तो लगेंगे, 4-5 लाख रुपए, ठीक है। फिर उनको यह लगता है कि अभी आपको 1 साल और पढ़ाना है। क्यों? क्योंकि आपने 11th-12th में इन सब चीजों में लग गए, हम सब्सक्रिप्शन से कर लेंगे, हम यहां से कर लेंगे, हम वहां से कर लेंगे। समवन विल बाय, क्यों ही अपने आप को बेचेगा 6,000 रुपए में? उसको पता है आप 6,000 लाख पढ़ोगी नहीं, क्योंकि आपको उस चीज की वैल्यू नहीं है, किसी को नहीं है। इंडीड इन केस आप रेगुलर स्कूल्स में हो तो आप रेगुलर स्कूल्स के साथ एलएन की कोचिंग कर सकते हो क्या? नहीं, सेम चीज तो है, ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन है, बट टेकिंग द सेम टाइम। तो आप 6 घंटे वो, 6 घंटे स्कूल, फिर 6 घंटे सेल्फ स्टडी। इतनी तो औकात नहीं है आप ये कहने वाली बात। तो थोड़ा सा लगता है कि वो बाद के चैप्टर से वो पूरा बेसिक्स जो है लॉज ऑफ मोशन का 11 से 40 to 42% फिजिक्स आती है। सेम बनता था, केमिस्ट्री में हो रहा है, और मैथ्स चलो फिर भी हो जाती है क्योंकि सेल्फ वो बच्चे पढ़ सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट सब कर जाते हैं। इस कारण से नहीं कि सब्सक्रिप्शन वाले अच्छे नहीं पढ़ाते, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन उनकी लेंथ बहुत है। तो मोर और लेस वो भी यही सारी चीजें पढ़ा रहे हैं, लेकिन 15 लेक्चर में। जो चैप्टर अपन कितने लेक्चर्स में कर सकते हैं? 4। वहां से फिर बच्चे टेंस होना चालू होते हैं, अपना सिलेबस पिछड़। 30, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन इलास्टिक बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच its behavior becomes less elastic. Its behavior becomes less elastic under the, आप लोगों की केमिस्ट्री की व्यवस्था भी कर रहा हूं अगले साल तक मोस्ट प्रोबेबली बिकम्स, लेकिन सिलेक्शन होगा तो फिजिक्स की व्यवस्था भी चली जाएगी। दो चीजें हैं। बिकम्स लेस इलास्टिक अंडर द repetitive action, of deforming force, under the repetitive action of deforming force, full stop, para change. However, the elastic body can regain its original degree of elasticity, comma, when allowed to rest for some time. When allowed to rest for some time. तो सब ये मैंने वही कहा कि आप किसी स्प्रिंग को बार बार तानोगे तो थक जाएगी, तो अपनी डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी को क्या कर देती है? कम। अब उतने अच्छे से वो नहीं तनती है, उतने अच्छे से उसका मूवमेंट नहीं होता, लेकिन उसको कुछ देर के लिए छोड़ दो और फिर से तानना चालू करो, सो इट कैन गेन इट्स ओरिजिनल डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी। वो ह्यूमन वाला केस है, जैसे आप हो, दौड़ोगे, थक जाओगे, रेस्ट कर लो, नॉर्मल, ठीक है। तो यही है। एक और लास्ट कॉन्सेप्ट लिख लो, इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। हाँ, इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। The temporary delay
in regaining the original configuration, the temporary delay in regaining the original configuration by an elastic body after the removal of deforming force. After the removal of deforming force. Example, अभी समझाता हूं क्या है. Example, this effect is small for quads QUARDS, नहीं DZ, for quads and phosphor bronze and very large for glass. Very large for glass. Full stop. That's why suspensions made from phosphor bronze are used in galvanometers. आप जब स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हो तो देखते हो कि एकदम से नहीं, थोड़ा टाइम लगता है अपने ओरिजिनल शेप और साइज को रिगेन करने में. तो अलग अलग मटेरियल की स्प्रिंग अलग अलग टाइम लेंगी अपने ओरिजिनल शेप और साइज को रिगेन. तो ये जो आपको डिले दिख रहा है ना अपने ओरिजिनल शेप और साइज को रिगेन करने में, यही डिले क्या कहलाता है? इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट. अब गैल्वेनोमीटर देखो. गैल्वेनोमीटर सबने देखा है यहां पे, ये नीडल है. गैल्वेनोमीटर क्या बताता है? प्रेजेंस ऑफ करंट. एमीटर क्या करता है? मेजर द करंट. एमीटर करंट को मेजर करता है, गैल्वेनोमीटर प्रेजेंस बताता है. तो गैल्वेनोमीटर की नीडल कभी भी जाके कहीं रुकती नहीं है, जाती है और वापस से नल डिफ्लेक्शन पे आती है, जाएगी आएगी. तो आप देख रहे होगे इस नीडल को तुरंत अपनी पोजीशन पे कहां आना है? वापस. तो यहां पे क्या लगता है? जैसे ये करंट फ्लो हुआ, ये गई, यहां लगी है स्प्रिंग. क्या लगी है? वो स्प्रिंग इसको कहां खींच देगी? वापस. आपको यहां ऐसी स्प्रिंग लगानी है जिसका इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट क्या हो? कम. तभी तो वो जल्दी से अपनी पोजीशन पे आ जाएगी. और फॉस्फर ब्रोंज वायर्स का इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट क्या रहता है? कम. इसलिए गैल्वेनोमीटर में क्या यूज करते हैं? फॉस्फर. समझ में आया? दिस इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कि आपकी गैल्वेनोमीटर की स्प्रिंग को तुरंत वापस आना है नीडल को. तो आपको ऐसी स्प्रिंग लगानी है जिसका इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट क्या हो? कम. आपने लिखा है किसका कम होता है? फॉस्फर ब्रोंज. सो यू विल यूज द स्प्रिंग ऑफ फॉस्फर ब्रोंज. खत्म चलता है. फ्रॉम टुमारो वी विल स्टार्ट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड. अब तैरेंगे.